कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सर्वर। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. सो ओवर learning content table is that view all that types of uh, neurodevelopmental disorder, prevalence, symptoms and causes, and further on all the treatments about the neurodevelopmental disorder. Firstly, we are discussing about the what is neurodevelopmental disorder. neurodevelopmental disorder एक टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जो कि इन्फ्लुएंस करती है ब्रेन फंक्शंस को. ब्रेन फंक्शन में कोई भी न्यूरोलॉजिकल इशू आ जाना, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी कॉज होना जिससे किसी बच्चे के अंदर या किसी पर्सन के अंदर सोशल कॉग्निशन का इशू होना, इमोशनल फंक्शनिंग का प्रॉब्लम हो जाना, या कॉमन एनडीज जो हैं जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या जो है वो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर्स अगर किसी बच्चे के अंदर हो तो उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं. यानी कि ब्रेन फंक्शन के दौरान ब्रेन केमिकल्स के अंदर कोई इशू क्रिएट हो जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. अगर कोई इंजरी हो जाए तो उस चीज़ को देखते हुए किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ब्रेन के अंदर तो उसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो हैं वो अटेंशन डेफिसिट जो है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सेरेब्रल पैलेस है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो सकता है, कंडक्ट डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है और न्यूरो डेवलपमेंटल मोटर डिसऑर्डर हो सकता है. सो ये तमाम तर वो डिसऑर्डर्स हैं जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से फिर कॉज हो सकते हैं. न्यूरो डेवलपमेंटल के आगे ये डिसऑर्डर्स जो हैं अपनी एक जगह बना लेते हैं किसी भी पर्सन के अंदर. यानी कि इनमें से कुछ भी किसी भी बच्चे के अंदर जो है वो डेवलप हो सकता है. या तो उससे बात करने के अंदाज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ समझने के अंदाज में प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई और डिसऑर्डर हो सकता है. अब इसकी प्रेवलेंस ये है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की एंडीज जो है मोर प्रिवलेंट है इन मेल्स दैन फीमेल्स. यानी कि मर्दों में ज़्यादा होता है फीमेल्स की निस्बत. इसका जेंडर डिफरेंस जो है वो जेनेटिकली, बायोलॉजिकली और रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं दोनों के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च की गई हैं कि इनके जो जितने भी सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट जनरली भी डिफरेंस हो सकते हैं. तो किसी के अंदर कोई सिम्टम हो सकता है, किसी के अंदर कोई सिम्टम्स पैदा हो सकता है. तो अगर अब सिम्टम्स की बात की जाए कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम जो है वो मेमोरी इशू होता है. यानी बच्चे चीज़ों को याद नहीं रख पाते. फिर उसके बाद लैंग्वेज इशू हो सकता है, बोलने के अंदाज में वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते. फिर बिहेवियर इशू, मोटर स्किल्स इशू, चीज़ों को लर्न ना कर पाना, बोल ना पाना, बात ना कर पाना और सोशली दूसरों के साथ कनेक्ट ना कर पाना, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना. और ये चीज़ें या इमोशंस को अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो किसी को इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं हो रहे, तो ये सिम्टम्स जो हैं वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में होते हैं. अब इसके कॉजेज़ हैं. कॉजेज़ ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में जो है वो कोई क्लियर कॉज नहीं बताया गया. वेरियस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसके जो है वो बनने में. यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी या बर्थ के दौरान कोई इशू हो गया, या कोई प्रेगनेंसी के दौरान जो है फीमेल उसके साथ कोई इंजरी का आ गया, कोई ट्रॉमा है, या कोई एक्सीडेंटल इशू हो गया, या कोई ऑक्सीजन प्रॉब्लम होगी, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ गई, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई ब्रेन के फंक्शंस के दौरान. जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है बेबी का, तो कोई केमिकल इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी उन तमाम तर चीज़ों की वजह से ये डेवलप हो सकते हैं. अब आती है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडीशन पर कि उस बच्चे की, या अगर थोड़ा बड़े हो गए हैं तो वो उनकी कंडीशन क्या है. फिर उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस हैं वो किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रही हैं. यानी कि फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है, या जो भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो उनके ऊपर कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है, कितनी जल्दी चीज़ों को मैनेज करना सीख रहे हैं, और कोपिंग जो सिम्टम्स होते हैं उनको कॉप करने के लिए या मैनेज करने के लिए जो भी साइकोथेरेपिस्ट है वो कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है, और साथ साथ वो बच्चा कितना अडॉप्ट कर रहा है चीज़ों को. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अडॉप्शन कैसी है. इसमें जो है वो ट्रीटमेंट सबसे पहले बिहेवियरल थेरेपी की जाती है. यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी की हेल्प लेते हुए, सच एज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और सीबीटी के ज़रिए, डेवलपमेंटल थेरेपी के ज़रिए, इंटरवेंशंस के ज़रिए जो है वो बच्चे के माइंड थॉट्स को आइडेंटिफाई
करके मैल अडेप्टिव वे में चेंज करने की कोशिश की जाती है। उसको नई नई चीज़ें, नई नई स्किल्स सिखाने के ऊपर काम किया जाता है, यानी कि उसको कलर्स सिखाए जाते हैं, कलर्स के ज़रिए उसको अडॉप्टेशन दिलवाई जाती है, उसको साउंड्स के ज़रिए अडॉप्टेशन दिलवाई जाती है। तो बिहेवियरल चेंजेस के ऊपर जब काम स्टार्ट करते हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे के बिहेवियर में जैसे जैसे चेंज आता जाएगा, वो इस डिसऑर्डर को कोप एंड मैनेज करना सीखते जाएगा। फिर अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस किया जाता है, इसकी अप्रोच में यूज़ किया जाता है ट्रीट विद न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस, ABA के थ्रू पर्सन के बिहेवियर में न्यूरो डाइवर्सिटी यानी कि सजेशंस दी जाती हैं डिह्यूमनाइजिंग, दूसरों के साथ अटैच करने की, उसके बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है उसको बिठा के कि उसके बिहेवियर में कैसे कैसे चेंज आ रहा है, वो कब कब कौन कौन सी जो है वो हरकत कर रहा है, मूव कर रहा है, कब बोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, कब हिलने की कोशिश कर रहा है, एक जगह बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तमाम तरह एक्टिविटीज़ का सिर्फ एनालिसिस किया जाता है। ये अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस होता है। उसके बाद फिर मेडिकेशन आ जाती है। मेडिकेशन में समटाइम्स जो है वो मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है इन ADHD, स्पेशली इन फिजिशियन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है। इसमें करेक्टरिस्टिक्स हाइपर एक्टिविटी, एगिटेशन और इंटेटिवनेस जो है ये चीज़ें होती हैं। अगर कभी बच्चे के अंदर कोई बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है, उसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि जब एडल्ट एज में आ जाते हैं बच्चे तो डिप्रेशन भी हो सकता है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सम सिचुएशंस के अंदर जो है वो कॉग्निशन को इन्हांस करने के लिए भी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके, उनके इन चीज़ों को मैनेज किया जा सके। फिर आती है कन्वेंशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिकेशन, यानी कैम्प, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन लाइक सप्लीमेंट्री माइंड बॉडी प्रैक्टिस सच एज एक्यूपटेंस, योगा, ये तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव्स हैं अपनी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट को अलॉन्ग करने के लिए। फिर न्यूट्रिशन से और फिज़िकल एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हुए एनडीज़ को जो है वो ट्रीट किया जा सके, तो बच्चे के अंदर हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो ट्रीटमेंट लाया जा सके। तो इस चीज़ को करते हुए कन्वेंशनल अल्टरनेटिव मेडिकल जो है यानी कि कैम्प का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसके अंदर चेंज आता है। फिर फैमिली इम्पैक्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि अगर किसी चाइल्ड को डायग्नोज हुआ है एनडी के थ्रू, अब एनडी पे उसको कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसके पेरेंट्स और उसके लव्ड वंस किस तरह से उसका एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी फैमिली उसके चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको उसकी न्यू लाइफ की तरफ लेकर आते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को रिपोर्ट करते हैं, और इसका जो स्ट्रेस है वो चिल्ड्रन पर नहीं आने देते, बल्कि ख़ुद उसको कोशिश करते हैं कि मैनेज कर सकें, एक्टिवली चेंज कर सकें। इस चीज़ के ऊपर जब पेरेंट्स काम करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी जो है वो अपने तमाम तर सिम्टम्स को मैनेज एंड कोप करने पे काम स्टार्ट कर देता है। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव योर सजेशन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक